आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आप लोगों के लिए समझ लीजिए कि आंखें खोलने वाली होगी। एक ऐसी क्लास, एक ऐसा टॉपिक जो आपकी पूरी सोच को बदल के रख सकता है। आप में से किसी को भी कुछ पूछना हुआ करे तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ओके, manoj.kumar1@studiiq.com। आज मैं उम्मीद करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग मौजूद रहें और क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर उसमें से आपने जरा सा कंसेप्ट भी मिस किया तो समझ लीजिए पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर समझ में ही नहीं आएगा कि हमने क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। आज क्लास को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब आ जाइए गांधी, और इसका हम बहुत देर से इंतजार भी कर रहे थे। आपको इसको लेकर के चलते हैं गांधी युग 1915 से लेकर के 22 तक। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये सब मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बता देता हूं। आप सब लोग जानते हैं गांधी का जन्म अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। माता पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी, ये सब आप लोग जान लीजिए। और 13 साल की उम्र में कस्तूरबा कपाड़िया यानी कस्तूरबा गांधी से इनकी विवाह हुआ। सितंबर 1888 में गांधी ने लंदन में कानून का अध्ययन करने के किया, यानी लॉ की डिग्री ले ली। और फिर 10 जून 1891 को पूरी वकालत उन्होंने पास कर ली प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना? ठीक। उसके बाद ये अफ्रीका चले गए, दादा अब्दुल्ला से जुड़े हुए मामले का केस सुनने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। और वहां पर उन्होंने भारतीय श्रमिकों और उनके अधिकारों के लिए बहुत सारे क्या किए, जो लड़ने में सक्षम बनाने के लिए वहां रहने का फैसला किया और वहां पर काफी सारे काम किए। ठीक है ना? और 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौट के आ गए थे। बाकी जो इनकी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल जो चीजें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे गांधी के अपने विचारों के बारे में, क्योंकि गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही अपने बहुत सारी चीजों को शुरू किया था। पहला सत्याग्रह उन्होंने वहीं पर शुरू किया था गांधी ने, ध्यान रखना। कि अनुभव, गांधी ने पाया कि जनता के पास संघर्ष में भाग लेने की बहुत बड़ी क्षमता है। ठीक है ना? विभिन्न धर्मों और वर्गों से संबंधित भारतीयों को एकजुट करने की परंपरा यहां से उनको मिली। उन्होंने अनुभव किया कि नेताओं को अपने उत्साही समर्थकों के साथ अलोकप्रिय निर्णय लेने पड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ जाते हैं जो पसंद नहीं होते। उन्होंने नेतृत्व की अपनी शैली और राजनीतिक तथा संघर्ष की एक नई तकनीकों का विकास किया। ये उनके अनुभव थे। इसको आपको जितना समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, गांधी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह किया था। बाकी जो फैक्चुअल है वो मैं आपको कल क्लास में डिस्कस करूंगा, पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा मैं। ध्यान रखना, अफ्रीका में कौन कौन से आंदोलन हुए, भारत में कौन कौन से आंदोलन हुए, कैसे कैसे आंदोलन हुए, किस तरीके से हुए, वो मैं सब कुछ आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है ना? ये रहे गांधी जी के आंदोलन और उससे संबंधित चीजें। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं गांधी जी के आंदोलन की प्रगति। पहली बात, पहली प्रगति हम देखेंगे तो इनका पहला प्रयोग कहां है? पहला प्रयोग है दक्षिण अफ्रीका में। इन्होंने अपनी रणनीति का प्रयोग कहां किया? दक्षिण अफ्रीका में। ध्यान से सुनिए, समझिएगा, और कोई भी क्लास मिस मत करिएगा। पॉइंट अगर मिस हो गया तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा बेटा, समझ में आएगा नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना?
भारत में आते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद भारत में आए और भारत में आने के बाद इन्होंने, सोचिएगा, सबसे पहले क्या किया? चंपारण आंदोलन, खेड़ा और अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये हम सब जानते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन है, इसके बाद सबसे बड़ा कह सकते हैं असहयोग आंदोलन 1920, ठीक। उसके बाद आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा। और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। यहां पर उनको किसी भी तरीके का आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल अहमदाबाद में उन्होंने भूख हड़ताल की थी, सत्याग्रह पहली बार यहां किया था, ठीक। असहयोग आंदोलन में पूरी तरीके से अहिंसावादी, पूरी तरीके से अहिंसावादी हैं, ध्यान रखना, ठीक। यहां पर भी पूरी तरीके से अहिंसावादी हैं, लेकिन यहां पर आंदोलन थोड़ा सा कैसा है? सीमित है, सीमित आंदोलन है, ध्यान रखना। यहां भी अहिंसावादी हैं, लेकिन आंदोलन कैसा है? विस्तारित है, विस्तारित आंदोलन है, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। और फिर ये आपका ये कैसा है? पूरी तरीके से अखिल भारतीय है, और ये हिंसा और अहिंसा, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। बोलो जो करना है करिए, डू और डाई। यानी कि यहां पर आकर के गांधी अहिंसा को भी अपना लेते हैं, हिंसा के अंश अहिंसा के साथ में हिंसा को भी अपना लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन बीच बीच में एक चीज ध्यान रखेगा, जो बीच बीच का जो समय है वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये आपका 1917 के 18 के हैं, ध्यान रखना, 17-18। ये 1920 का है। फिर यहां पर सोचिए 10 साल का गैप, 10 साल का, 9-10 साल का, 8-9 साल का लगभग गैप है। फिर यहां पर देखेंगे, यहां पर फिर 10 साल का गैप है। एक तरीके से देखा जाए तो 3 बड़े आंदोलन हैं। अगर हम इसको ऐसे देखें तो आंदोलन यूं ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और फिर ऊपर जाता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि गांधी का आंदोलन एक तरंग की तरह चल रहा है? सोचिएगा, है कि नहीं? एवरीबॉडी, तरंग है कि नहीं? चला, फिर नीचे आया, फिर चला, फिर नीचे आया, फिर और चला। अब इसी तरंग को प्रॉपर तरीके से देखें तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो तरंग है वो थोड़ी सी छोटी है, और यहां पर तरंग थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, और यहां पर तरंग और बड़ी है। इस तरीके से है तरंग, ध्यान रखना। यानी कि उनके आंदोलन की तरंग जो है वो यूं है दोस्तों, ये रहे इस तरीके से। यानी कि उनका अगला आंदोलन पिछले आंदोलन से और बड़ा होता चला जाता है, समझिएगा। इसके लिए देखिए, आपको असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना नाम तो सुना होगा ना, सुना है कि नहीं? अब यहां पर जो उनकी विचारधारा, सारी चीजें हैं, वो विचारधारा और क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, गांधी की जो विचारधारा है ये रहे। विचारधारा है स्वराज की, विचारधारा है उनकी सत्य और अहिंसा के सत्याग्रह की, यानी कि इसी में है आपका उनका सत्य और अहिंसा का सिद्धांत। फिर है उनके सामाजिक विचारों की, उनके आर्थिक विचारों की, और गांधी जी की आलोचना के बिंदुओं की, जहां पर आज का युवा उनको आलोचना करता है। युवा नहीं करता, पढ़ा लिखा व्यक्ति उनकी आलोचना करता है, युवा तो गाली देता है, वो भी ऐसी चीजों के लिए जो उसको पता भी नहीं है, हकीकत में गाली देता है। तो एक्चुअल में गांधी की विचारधारा के केवल 2 बिंदु हैं। एक,
स्वराज है और एक सत्याग्रह है। और सत्याग्रह के ये क्या हैं, उसके तत्व हैं, ध्यान रखना। क्लियर हो गया? गांधी की ये विचारधारा कहां विकसित हुई थी? विचारधारा विकसित हुई थी दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में ये विकसित हुई थी। एवरीबॉडी, ठीक है ना? अब एक एक करके हम इसमें सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, फिर आप समझेंगे। यहां पर मैं आपको सबसे पहले डिस्कस कर देता हूं स्वराज का मतलब क्या है गांधी का। ध्यान रखना, गांधी का स्वराज का मतलब है, ध्यान रखना, यहां पर स्वशासन, स्वतंत्रता नहीं। ध्यान रखना, क्या है? स्वशासन, अर्थात स्वयं का शासन, स्वशासन। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया शासन में जनता की भागीदारी। क्या होना चाहिए? स्वशासन का मतलब होता है जब शासन में जनता की भागीदारी हो। ठीक, क्लियर हो गया? किस लेवल से? निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक, सभी जगह पर। निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ये रहे, ये उसकी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है ना? क्लियर हो गया? इसके लिए वो क्या चाहते हैं कि यहां पर स्वशासन होना चाहिए। ठीक, लेकिन इसमें एक चीज और भी कहते हैं, इस स्वशासन में जो स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन, स्थानीय शासन के स्तर पर स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि निम्न स्तर का जो शासन है वहां कैसा होना चाहिए? पूरी तरह से स्वतंत्र। बाकी आपकी भारतीयों की भागीदारी होगी, भारतीयों द्वारा ही चलाया जाएगा, लेकिन स्थानीय स्तर पर पूरी तरह से, ग्रामीण स्तर पर क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। गांधी की विचारधारा यह है। ठीक है ना? अब इसी स्वशासन के लिए ही, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी को पाने के लिए गांधी जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का क्या देते हैं? साथ देते हैं। बोले अंग्रेजों का साथ दो, ये हमको फिर शासन प्रशासन में भागीदारी में बढ़ने का मौका देंगे। क्योंकि अफ्रीका में इन्होंने जब ब्रिटिश सरकार से बात की थी कई सारे कानूनों को लेकर के, हर कानून के लिए आंदोलन नहीं किया, एक दो कानून ऐसे भी थे जो सीधे सीधे ये इंग्लैंड में अपना प्रतिनिधि भेजा और इंग्लैंड के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वहां की महारानी से वो पास होकर के आ गया और वहां पर कानून खत्म कर दिया गया। तो इनको ये विश्वास हो गया था कि इंग्लैंड की महारानी या इंग्लैंड का जो शासन प्रशासन है, अगर बात वहां तक पहुंचे तो हमारी बात मानी जा सकती है, इसीलिए उनके सपोर्ट में थे। और इसी को पाने के लिए ही इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ दिया था, सेना में युवाओं को भर्ती होने के लिए कहा था। बताइए क्या गलत कहा था? ठीक है ना? और इसी के लिए सोचिए सरकार ने क्या किया, इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी, कैसरे हिंद की उपाधि दी थी, इसीलिए दी थी ब्रिटिश सरकार ने। क्लियर है? तो इनका स्वशासन का कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को कि स्वशासन या स्वराज का, गांधी का स्वराज का मतलब क्या है? बस, गांधी का स्वराज का मतलब है स्वशासन, ऐसा शासन जो जनता की भागीदारी से सुनिश्चित होता हो, और वो भागीदारी निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक होनी चाहिए। निम्न स्तर पर पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ध्यान रखना। और इसी को पाने के लिए गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ देने की कोशिश की, युवाओं को सेना में भर्ती कराने के लिए कहा। अब इसी को कुछ लोग क्या कहने लगे कि सेना में भर्ती कराने वाला एजेंट है ये, लेकिन उसके उद्देश्य और उसके विचार क्या है कि हमें ये भागीदारी मिलेगी।
और ये हमको चाहिए। क्या गलत है बताइए एवरीबॉडी। क्लियर हो गया? अब आ जाइए सत्याग्रह, दूसरा पॉइंट यहां पर। अब हम बात करते हैं सत्याग्रह के बारे में। दूसरा जो मुद्दा है वो दोस्तों सत्याग्रह का है। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का समर्थन करना। इसको समझ लिया, यहीं से अब असली चीज शुरू हो रही है। स्वशासन तो हम सब लोग जानते हैं, सत्याग्रह का मतलब है सत्य का समर्थन। ध्यान रखना, सत्य का समर्थन यानी सत्य के लिए आग्रह, ठीक है ना? क्लियर हो गया? इसका मतलब हो गया गलत का विरोध करना। बता दीजिए, गलत बातों का विरोध करना। ठीक? क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? गलत का विरोध का मतलब है कैसे विरोध? अहिंसा के साथ। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यवस्था, कोई भी चीज गलत कर रही है तो हमें उस व्यवस्था का, उस बात का विरोध करना चाहिए। यही है सत्याग्रह। और कैसे करना चाहिए? अहिंसा के माध्यम से, ना कि हिंसा के माध्यम से। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? वो गलत व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे, गलत बात का विरोध की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, यहां पर किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है, नहीं, बल्कि गलत बात का विरोध है। अब बताइए, ये देश, ये शासन हमारा है, और शासन अगर कोई भी चीज, कोई भी नीति, कोई भी बात गलत करती है तो क्या हमें उस गलत बात का विरोध करना नहीं चाहिए? बताइए, हम मोदी की आलोचना करें या बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं? और सरकार की नीतियों की आलोचना को लोग मोदी सरकार की आलोचना या मोदी की आलोचना क्यों समझते हैं? या कांग्रेस की नीतियों का विरोध करें तो उसको राहुल गांधी की आलोचना क्यों समझा जाए? हमें व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपनी नीतियों से मतलब है। गलत बात की है, बस उसी को देखना है। यही है सत्याग्रह। बस ठीक है ना? ओके, बात समझिएगा। क्लियर है? अब एक चीज समझ लीजिए, यहीं पर गांधी ने एक चीज और कही थी, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट है सत्याग्रह के मामले में। गांधी ने कहा था कि सत्याग्रह ये ताकतवर व्यक्ति का एक अस्त्र है। किसका है? ताकतवर व्यक्ति का एक अस्त्र होता है। ध्यान रखना, जिसमें हिंसा नहीं होती। बताइए, अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, उसको गोली मारना आसान है, उसको पीटना आसान है, या उसके सामने आंदोलन करके उसको गलत सिद्ध करना? कौन सा ज्यादा ताकतवर है? कौन सा ज्यादा पावरफुल है? बताइए। एक पुलिस वाले के सामने खड़े होकर के पुलिस वाला गलत कर रहा है, उसके सामने उसको दो झापड़ मारना आसान है और पीट के भाग जाना आसान है, या उसको इस बात को रियलाइज कराना कि तुम गलत कर रहे हो, इसके लिए मैं लड़ूंगा, पूरे व्यवस्था से लड़ूंगा, पूरे शासन से लड़ूंगा, पूरे प्रशासन से लड़ूंगा कि आप गलत कर रहे हैं? बताइए, किसमें ज्यादा ताकत की जरूरत है? बताइए। यही है, कमजोरों का हथियार होती है हिंसा,
और ताकतवर लोगों की हथियार होती है अहिंसा और सत्याग्रह। कमजोर लोग जिन पर कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ नहीं कर सकते, वो हथियार उठाते हैं, गोली मार देते हैं, क्योंकि वो अंदर से कमजोर हैं। इस तरह का आंदोलन चलाने के लिए अंदर से बहुत ताकत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, सही को सही और गलत को गलत सिद्ध करने के लिए। ये गांधी हैं। गोली उठा करके जाइए, खुदीराम बोस जैसे जिनको समझ भी नहीं है, जाए गोली मारना बहुत आसान है। ओके, क्लियर हो गया। अब इस सत्याग्रह के लिए सोचिए, गांधी जी ने कुछ रणनीति विकसित की थी। इसके लिए क्या है, कुछ रणनीति है, कुछ उन्होंने तत्व विकसित किए हैं, इसके कुछ विशेष आयाम हैं। रणनीति या इसके क्या है, कुछ आयाम हैं जिसके माध्यम से हम सत्याग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। अब वो आयाम क्या है, इस आयाम में सबसे पहला बिंदु है, ध्यान रखिएगा, पहला बिंदु है नैतिकता, यानी कि आपका नैतिक होना बहुत जरूरी है। पहला आयाम क्या है, नैतिकता। नैतिकता का मतलब होता है आप अंदर से अच्छे हैं और गलत को गलत और सही को सही कहने की आपके अंदर क्षमता होती है, वही व्यक्ति नैतिक होता है। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि मनुष्य स्वभावतः अच्छा होता है कि नहीं? आप बताइए, आप में से कितने लोग ये नहीं चाहते, दिल पर हाथ रख के कहिए, कि देश में जितनी समस्याएं हैं, बुराइयां हैं, खत्म हो जाएं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए? कौन नहीं चाहता? बताइए, कौन नहीं चाहता कि महिलाओं के प्रति जो क्राइम होता है वो नहीं होना चाहिए? कौन नहीं चाहता कि बहु बेटियां, तमाम तरह की जो महिला है, सारी चीजें, उनका सम्मान होना चाहिए? बताइए, कौन नहीं चाहता है? कौन नहीं चाहता देश से गरीबी, बेरोजगारी दूर हो जाए? कौन नहीं चाहता कि हमारा विकास हो? बताइए, कौन नहीं चाहता? हम सब चाहते हैं। हमारे अंदर नैतिकता के, अच्छाइयों के गुण हैं, क्योंकि हम जन्मजात अच्छे हैं। बुराइयां तो हमको समाज ने सिखाई हैं। हम पैदा हुए तो अच्छे पैदा हुए थे, हम जन्म से अच्छे हैं। जो कुछ सिखाया गया हमको, गलत समाज ने सिखाया, गलत समाज में देख करके सीखे। लालच समाज ने पैदा किया, पहले कहीं कुछ भी नहीं था। सभी चाहते हैं यही, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सभी मनुष्य स्वभावतः कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। और जब अच्छे लोग मिलकर के शासन चलाते हैं तो अच्छा ही शासन चलेगा ना। रूसों की शक्ति क्या है? जब हम सब अच्छे हैं तो किस व्यक्ति का चयन करेंगे? अच्छे व्यक्ति का ही चयन करेंगे या बदमाश का चयन करेंगे? बता दीजिए, एमपी एमएलए किसको चुनोगे, बदमाश को या अच्छे को? बोले सर बदमाश को चुन लेते हैं। इसका मतलब तुम अंदर अच्छाई तो है, लेकिन तुम डर की वजह से या किसी भी कारण से उस अच्छाई को, उस नैतिक तत्व को आप पहचान नहीं पा रहे, ना उसका पालन कर पा रहे हो। अच्छे को चुनना चाहते हैं, लेकिन हम लोग लालच में आ जाते हैं, जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, हम उसके क्राइम नहीं देखते। ठीक है ना? मनुष्य स्वभावतः अच्छा होता है, इसी से ही एक अच्छा शासन निर्मित होता है। इसी से होता है। जब हम सब अच्छे हैं तो हम लोग मिलकर के कैसा शासन बनाएंगे? अच्छा शासन बनाएंगे। ठीक, यदि यहीं पर यदि शासन में कोई बुराई आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? उस बुराई का विरोध करना चाहिए। ठीक है ना? इसका मतलब है, हमें यदि कोई बुराई आती है तो हमें इसका विरोध करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें क्या चाहिए? एक अच्छा शासन चाहिए। हम सब लोग अच्छे हैं, इसलिए हमें अच्छा शासन चाहिए। यदि शासन में कोई बुराई है तो उस बुराई का विरोध करना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। हमें व्यक्ति से नहीं, उस बुराई का विरोध करना चाहिए। यही कंसेप्ट है।
किसके लिए? एक अच्छा शासन बनाने के लिए। इसलिए अंग्रेजों ने जब कोई गलत कानून बनाया तो गलत कानून का विरोध किया। उन्होंने अंग्रेजों से बुराई, अंग्रेजों का विरोध नहीं किया, उनकी नीतियों का विरोध किया। ध्यान रखिएगा। बोले कि मार लो, पीट लो, कूट लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अहिंसा के साथ हम तुम्हारे इस कानून का विरोध करते। कब तक तुम्हारी आत्मा नहीं जागेगी? ठीक है ना। इसी के माध्यम से वो क्या करते हैं, इसी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, इसी के द्वारा वह मनुष्य की नैतिकता को जगाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? नैतिकता को जगाना चाहते हैं। इट इज द कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? अब इस नैतिकता में जगाने के लिए क्या हो सकता है? इस नैतिकता को जगाने के लिए यह हो सकता है कि हम तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तुम्हारी सेवा करें, सारी चीजें अच्छी करें। कब तक तुम्हारी आत्मा नहीं जागेगी? इसलिए वो अपने आश्रम में जो अपराधी होते थे उनको भी घर में रखते थे। तुम यहीं रहो बेटा, हमारे साथ देखो, पलो बढ़ो, सारी चीजें करो, तब तक तुम्हें अंदर से महसूस नहीं होगा यार मैंने गलत किया इन लोगों के साथ में, ये तो अच्छा कर रहे हैं। यानी आत्मा जगाना, इसी को कहते हैं अंदर से मनुष्य की नैतिकता को जगाना। और जिस दिन व्यक्ति अंदर से नैतिक रूप से अच्छा हो जाएगा, फिर कभी जिंदगी में वो गलत नहीं करेगा। बात समझ गए नहीं? सेवा करना, उनके बात मानना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। देखिए, क्रिमिनल के साथ में क्रिमिनल बन जाना, उसको मारना पीटना सब कुछ करना अलग चीज होती है, और अंदर से सुधार देना अलग चीज होती है। ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी। क्लियर हो गया? इसलिए गांधी जी उनको अपने आश्रम में रख लेते हैं। अब दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा है इसी में, पहला हो गया नैतिकता। क्लियर एवरीबॉडी? दूसरा मुद्दा है उनकी रणनीति। रणनीति उनका प्रमुख हथियार है। नैतिकता तो है ही है, लेकिन कब क्या कैसे करना है यह बहुत जरूरी है। रणनीति, रणनीति किसके लिए? रणनीति है आपके राष्ट्र निर्माण के लिए। उनकी रणनीति किसके लिए है? राष्ट्र निर्माण के लिए। और राष्ट्र किससे मिलकर बना होता है? राष्ट्र मिलकर बना होता है, लोगों से मिलकर बनता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्र किससे बनता है? लोगों से मिलकर बनता है। और लोग बोले तो सभी वर्ग के लोग, सभी वर्गों के लोग। ठीक है ना? इसका मतलब है ये कैसे मिलना चाहिए? ये यहां मिलने चाहिए सामाजिक समानता के साथ, क्योंकि सभी समान हैं। ठीक, अर्थात क्या होना चाहिए? वर्ग समन्वय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, इससे नहीं बनेगा। राष्ट्र सबका है, सब लोग मिलकर के ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? क्लियर हो गया? वर्ग समन्वय से, इसका मतलब है जन भागीदारी से। किससे? जन भागीदारी से राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए गांधी जी अपने आंदोलन में तिलक की प्रेरणा से इस व्यवस्था को अपनाते हैं और सभी वर्गों के लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और 32 में तो हरिजनों को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, है कि नहीं? यही उनका सामाजिक विचार भी है, सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार करना, किसी के साथ कोई ऊंच नीच नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई समस्या नहीं, एवरीबॉडी। बताइए, तो राष्ट्र निर्माण का रणनीति का पहला किस्सा समझ में आ गया। जब अंदर से हम सब एक हो जाएंगे, एक राष्ट्र बन जाएंगे, जिस दिन हमको यह महसूस हो जाएगा कि हम सब एक हैं, उस दिन फिर अंग्रेज हो या कोई और हो, वो रहेगा ही नहीं। क्यों रहेगा? क्योंकि पता चल जाएगा कि कौन है ये। बताइए, पहला पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? हो गया कि नहीं हो गया? और जब राष्ट्र निर्माण होगा तो राष्ट्र निर्माण जैसे ही होगा, समझ लीजिए क्या हो जाएगा? राष्ट्र निर्माण हमेशा साम्राज्यवाद का विरोध करता है। जब हम सब एक हो जाएंगे
तो साम्राज्यवाद का ऑटोमेटिक विरोध करेंगे कि भाई हमको नहीं चाहिए, हमारा देश है, हमको दे दीजिए, हमारा है, आप अपने घर जाइए, हम आपसे कुछ लेना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते, जयराम जी की राम राम, निकलिए यहां से। हमजा, सोनाली, सुनील, एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा गांधी की विचारधारा में? ध्यान रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसी गांधी की विचारधारा का? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है इनका समय, उचित समय और सही मुद्दा। रणनीति में एक बहुत बड़ी चीज होती है उचित समय और सही मुद्दा अपनाना। आखिर कौन सा मुद्दा होना चाहिए और कब क्या करना चाहिए, यह बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर यह नहीं है तो फिर सब बेकार हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक, क्लियर हो गया? ये वो देखते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं उचित समय और सही मुद्दे में, वो क्या करते हैं, इसीलिए वो अपने आंदोलन में संघर्ष विराम संघर्ष की नीति अपनाते हैं। पर बल देते हैं। संघर्ष विराम संघर्ष, यानी संघर्ष असहयोग आंदोलन, फिर 10 साल का 8 साल का विराम, फिर 10 साल का और संघर्ष। सोचिए 2 साल सबने अवज्ञा आंदोलन, फिर उन्होंने आराम कर लिया, विराम कर लिया, और फिर संघर्ष किया। क्योंकि कोई भी जन आंदोलन लगातार शक्तिशाली नहीं हो सकता, उसको ताकत ग्रहण करने के लिए आराम की जरूरत पड़ती है। जैसे आप हैं, कितना भी खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, क्या आप लगातार मेहनत कर सकते हैं? लगातार मैं क्लास ले सकता हूं? नहीं। अगली क्लास और अच्छी करने के लिए मुझे क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए, जिससे कि मेरे अंदर एनर्जी आ सके, मैं और चीजों को पढ़ सकूं। गांधी जी भी वही कर रहे हैं। इसलिए अगले आंदोलन की तैयारी के लिए क्या चाहिए? उनको विराम चाहिए। उनको अकेले नहीं, आम जनता को, क्योंकि आंदोलन कौन करेगा, संघर्ष कौन करेगा? आम जनता करेगी, और आम जनता को ताकत चाहिए, है कि नहीं? क्यों दोस्तों? यही है उनका संघर्ष विराम संघर्ष की नीति। इसलिए ऊपर तरंग की तरह उनका आंदोलन चलता है। वो लगातार एक ही बार में सब कुछ खत्म नहीं करते, जी नहीं, ऐसा नहीं करते। ठीक है ना? इसी को हम क्या कहते हैं? संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति को एक रणनीति और भी कहते हैं। इसी में एक नाम और चलता है जिसे हम कहते हैं दबाव समझौता और दबाव की नीति। दबाव समझौता और दबाव की नीति। दबाव यानी कि आंदोलन से दबाव करना, यानी कि संघर्ष से दबाव करना, किस पर? सामने वाले पर दबाव डालना, और फिर विराम करने के लिए समझौता कर लेना, जिससे कि वो मारे नहीं हमको, और वो भी न्यूट्रल हो जाएगा। अरे चलो समझौता कर ले, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी अंदर से ताकत ग्रहण करेंगे, वो न्यूट्रल हो जाएगा, और फिर एक समय आएगा, फिर हम संघर्ष, फिर दबाव डालेंगे, फिर संघर्ष करेंगे। यानी कि जो मिल जाए पहले उतना ले लो, अपने आप को शांति रखो, फिर और ज्यादा पाने के लिए फिर संघर्ष करो, जो तिलक ने बाद में किया था। यानी जो मिले पहले वो ले लो। आप सोचे कि नहीं एक ही बार में स्वतंत्रता ले लें, बेटा आसान नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ेगा, और समझदार व्यक्ति बिना बलिदान दिए अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। क्यों देना है? ओके अमित, एवरीबॉडी, समझ में आ गया? तो ये समझ में आ रहा है उचित समय और सही मुद्दा क्या है, कैसी उनकी रणनीति है, ये रणनीति का ही तो हिस्सा है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? ठीक। रणनीति का तीसरा हिस्सा क्या है इसी के अंतर्गत? तो रणनीति क्लियर हो गया एवरीबॉडी? ठीक। और इसी रणनीति का एक तीसरा हिस्सा और भी है। इसी रणनीति का तीसरा हिस्सा है जिसे हम कहते हैं रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य। इसी रचनात्मक कार्य से वो क्या करते हैं? इसी के माध्यम से वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ऊर्जा को संरक्षण करते हैं। और ऊर्जा किसकी? आम जनता की।
इसलिए जब आंदोलन को विड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, जनता के बीच में रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, संरक्षण करते हैं और ऊर्जा का विस्तार करते हैं, यस, इसके माध्यम से, ठीक है ना। इसमें वो क्या कर रहे हैं, इसी के अंतर्गत ध्यान रखिएगा वो क्या कर रहे हैं, देखिएगा रचनात्मक कार्यक्रमों में चरखा चलाना, ठीक है ना, बुराइयों का विरोध करना, दूर करना, बुराइयों को दूर करना, ग्राम उद्योग विकसित करना, ठीक है ना, और क्या करना, स्वशासन को बढ़ावा देना। बोले अपना क्षेत्र है, अपने गांव है, अपनी व्यवस्था है, एक काम करो, सब लोग मिलकर के तालाब बनाओ सामूहिक रूप से, सब लोग मिलकर के सड़क की साफ सफाई करो, सब लोग मिलकर के बुराइयों को दूर करो, ठीक है ना, बुराइयों को दूर करो। जैसे कौन सी बुराइयां, शराब पीना, ताड़ी पीना, गंदगी रखना अपने क्षेत्र में, आसपास में, चरखा चलाना, यानी कि आत्मनिर्भर बनाना। ग्राम उद्योग और इन सब चीजों का उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भरता। और जब इंसान आत्मनिर्भर हो जाता है तो समझ लीजिए वो अंदर से मजबूत हो जाता है। ये सब उनके रणनीति का हिस्सा है, ठीक है ना। इसलिए वो क्या कहते हैं, स्वदेशी और बहिष्कार की बात करते हैं कि स्वदेशी अपनाओ। इसी चरखे और इस आत्मनिर्भरता का उद्देश्य क्या है, यही है उनकी स्वदेशी व्यवस्था को अपनाना, यही है उनका रणनीति का हिस्सा, ठीक है ना। और इसी का हिस्सा क्या है, बहिष्कार। बहिष्कार इसका मतलब है दूसरों पर निर्भरता खत्म करना, निर्भरता खत्म करना, ये इसका हिस्सा है, ये इसी से जुड़ा हुआ है। ये रहा, इस तरीके से रचनात्मक कार्यक्रम का ये उनका उद्देश्य है, ये रणनीति का एक हिस्सा है। इसी को हम कह सकते हैं ग्राम स्वराज, बिल्कुल कह सकते हैं, यही है ग्राम उद्योग, ग्राम स्वराज, यही है बेटा, अब तुम समझने लगे हो। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्राम स्वराज। बताइए अब ये ज्यादा बेटर है या भगत सिंह वाला रास्ता ज्यादा बेटर है, बताइएगा। गांधी, इतने सब सोचने के लिए, इतना सब करने के लिए बहुत शांति की जरूरत पड़ती है। इसके लिए 23 साल की उम्र नहीं, 63 साल की उम्र चाहिए, 40 साल का और अनुभव चाहिए, तब जाकर के ये समझ में आएगा, तब लगेगा इसमें किसी प्रकार का कोई हिंसा नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है किसी के साथ भी। समझिएगा, गांधी को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन गांधी बनना हमारे और आपके बस की बात भी नहीं है। यस एवरीबॉडी, हम लोगों के, तुम्हारे लोगों के बनने की बस की बात नहीं है। क्लियर हो गया एवरीबॉडी। अब इसके बाद तीसरी व्यवस्था क्या है, तीसरा जो इनका उद्देश्य कंसेप्ट है सत्याग्रह का, तीसरा उद्देश्य, तीसरा कंसेप्ट, तीसरा आयाम, वो है आपका, ध्यान रखिएगा, संचार। वो लगे ठीक है हम सब कुछ करेंगे, नैतिकता भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, राष्ट्र का निर्माण करेंगे, जनता को जोड़ेंगे, सारी चीजें करेंगे, लेकिन कैसे, और साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे कैसे, बिना हिंसा के हम सारी चीजें कैसे करेंगे। इसके लिए वो संचार के लिए दो साधन अपनाते हैं। एक साधन है आपका उनका शारीरिक साधन अपनाते हैं, और दूसरा साधन अपनाते हैं वाचिक। कौन सा, शारीरिक और वाचिक साधन अपनाते हैं। यानी कि एक संपर्क करते हैं शरीर के माध्यम से और दूसरा संपर्क करते हैं बोलने के माध्यम से, ठीक है ना। शारीरिक संपर्क का मतलब होता है लोगों से भावनात्मक जुड़ाव, भावनात्मक जुड़ाव, यस। अब भावनात्मक जुड़ाव कैसे, भावनात्मक जुड़ाव तब होता है जब आप उसके जैसे, जो वो चाहता है, जैसा वो देखना चाहता है, जैसा वो चाहता है वैसी चीजें करना, ठीक है ना। जैसे क्या करते हैं वो,
लाठी का उपयोग, ध्यान रखना, लाठी हर गांव का किसान मजदूर आदमी अपने साथ लेके चलता था प्राचीन समय में, कहीं पर भी, कि बाई चांस कहीं कोई सांप मिल जाए, कोई जानवर मिल जाए, कोई कुछ भी मिल जाए और कभी कोई परेशानी हो जाए तो उसका सहारा लेके चल सके। इट वॉज अ प्रतीक, यह सिंबल है किसका? प्रतीक है ग्रामीण संस्कृति का। ध्यान रखिएगा, किसका प्रतीक है? ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है ये। और सोचिए, ग्रामीण संस्कृति बोले तो ग्रामीण लोग, इसका मतलब आम जनता। सोचिएगा, जबकि गांधी तो शहर में रहते हैं, इंग्लैंड में पले बड़े हैं, उनको लाठी क्या जरूरत है? उनके पास बहुत सारी चीजें हो सकती थी, बहुत अच्छी स्टिक हो सकती थी दादा भाई नौरोजी की तरह, 4-6 नौकर हो सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने आम आदमी की उस चीज को पकड़ा जो चाहिए। अरे गांधी जी लाठी लेके चलते, गांधी की लाठी, गांधी की टोपी, गांधी के खादी का कपड़ा, ये सब चीजें, लाठी का उपयोग। सोचिए, खादी की धोती का उपयोग, और वो भी खुद की बनी हुई। सोचिएगा, खादी कपड़े पहनना, ठीक, बकरी का दूध पीना, ऐसा नहीं कि गाय का नहीं पी सकते, क्योंकि गाय सबके पास उपलब्ध नहीं है, गाय बहुत महंगी है, हर कोई नहीं पाल सकता, लेकिन बकरी पाल सकता है, आम आदमी पाल सकता है। अच्छा, गांधी भी बकरी का दूध, और सबको बताते हैं कि बकरी के दूध के ये गुण होते हैं, बकरी के दूध के ये फायदे होते हैं, सबको बताते हुए इलाज भी करते हैं। इस तरीके से वो लोगों के साथ क्या कर लेते हैं। हेलो रितु, ओके डियर, अच्छी बात है, कोई बात नहीं बेटा, इसको करिए आप, ठीक है ना। तो सोचिए, इन सब के माध्यम से वो लोगों से क्या कर रहे हैं? एक भावनात्मक संबंध बना रहे हैं। आम आदमी, ये सोचिए, शहर के बड़े लोगों के साथ संबंध नहीं है, ये आम आदमी के हैं। स्वच्छता वगैरह सारी चीजें, खुद से साफ सफाई करना, खुद के काम करना, ये तो मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं, बाकी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। वाचिक संदर्भ में गांधी जी खुद एक कवि क्या बन जाते हैं? खुद पत्रकार बन जाते हैं। गांधी जी खुद वकील बन जाते हैं, क्योंकि वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, खुद पत्रकार भी हैं, खुद वकील भी हैं, खुद कभी कभी देसी डॉक्टर बन जाते हैं, खुद इलाज करते हैं, सारी चीजें करते हैं। कई बार तो कस्तूरबा गांधी के लिए उन्होंने कहा कि तुमको ये बीमारी हो गई, नमक खाना बंद कर दो 2 महीने के लिए। तो कस्तूरबा गांधी बोली कि मैं 2 महीने के लिए, मैं एक दिन बिना नमक के खाना नहीं खा सकती। बोला ठीक है, तुम नहीं खाओगी तो मैं नहीं खाऊंगा, तुम मत खाओ, तुम नमक खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं छोड़ दे रहा हूं तुम्हारी वजह से। तो गांधी ने उस दिन डिसाइड कर लिया कि मैं 2 महीने तक नमक नहीं खाऊंगा, और 2 महीने तक नमक नहीं खाया। यानी देसी इलाज पर बल देना, और इसके माध्यम से लोगों से संपर्क करना। वकील अच्छे खासे लॉयर हैं, इंग्लिश में बात करनी है, हिंदी में बात करनी है, किसी में बात करनी है, बात कर रहे हैं, पत्रकार की तरह पूरी हर चीज उनके हाथ में है, ठीक है ना। और अच्छे खासे क्या है? बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। इसके माध्यम से किसी को भी प्रभावित करने में सक्षम है, किसी को भी प्रभावित करने में सक्षम है, ठीक है ना। जरीना, समझ में आ रहा है? नहीं, मैंने पहले ही कहा था, गांधी को आज आपको समझना पड़ेगा। गांधी समझने के लिए आपको आज मेरी क्लास बहुत आसानी से अच्छे से सुननी पड़ेगी। ये सोचिए, ये संपर्क, ये सारी चीजें बताइए क्रांतिकारियों के पास थी? बता दीजिए, वो उनके असफलता कारण क्या था? क्योंकि जनता से जुड़ाव नहीं कर पाए। और जनता को क्या चाहिए? आम जनता की ताकत बहुत कमजोर होती है, बहुत कम होती है, वो ज्यादा संघर्ष नहीं कर सकता, इसलिए बिना हिंसा के संघर्ष में उनको जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। ये सब उनके संचार के साधन हैं, चाहे किसी से बात करनी हो, बड़े से बड़े से। सोचिए, इंग्लैंड की रानी इंग्लैंड के महाराज से मिलने गए, तब भी कोई परेशानी नहीं है, ऐसे ही गए खाली कपड़े पहने हुए। वायसराय से मिलने जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं लाठी पकड़ करके। आम आदमी से मिल रहे हैं, तो ये है, किसी भी लेवल पर उनमें कोई समस्या नहीं है, ये है। इस तरीके से सारी चीजें की। और सोचिए, यही वो तरीका है जिसके माध्यम से उन्होंने हर व्यक्ति के साथ किया। और इन्होंने सोचिए, देसी भाषा, विशेषकर हिंदी को अपनाया।
देसी भाषा, विशेषकर हिंदी को अपनाया, हिंदी में बात करते हैं गुजराती, अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, लेकिन बात किस में करते हैं? हिंदी में। बात समझिएगा। उसी तरीके दलील देते हैं, सारी चीजें करते हैं। यही है, हरिजनों को साथ लेकर के निम्न वर्ग के लोगों को साथ लेने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्हें हरिजन नाम दे दिया। वो ये भी तो हर के जन हैं, और खुद जाकर के उनके बीच में रहना शुरू कर दिया। किस लिए भाई? ठीक है ना? क्लियर हो गया एवरीबॉडी? आज थोड़ी क्लास एक्सटेंड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को? क्योंकि ये टॉपिक मैं इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकता। 15-20 मिनट थोड़ा सा क्लास एक्सटेंड होगी आज। हो सकता है कि हम डाउट भी ना ले पाए, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी, डाउट तो हम कल भी ले लेंगे। ठीक है ना? अगला क्या है? अगला इनका जो कंसेप्ट है दोस्तों, वो है आपका अहिंसा का। गांधी का सबसे बड़ा अस्त्र है ये, सबसे बड़ा अस्त्र अहिंसा, मुख्य आधार है ये। ठीक है ना? और अहिंसा का मतलब है किसी भी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा ना देना। न देना, किसी भी प्रकार के हिंसा को बढ़ावा न देना, यानी कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से किसी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा न देना। ओके, ध्यान रखिएगा करना। इसके लिए उन्होंने एक जो बड़ी बात कही है वो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और समझ लीजिएगा। अहिंसा, ध्यान रखना, ये मनुष्य का गुण है और हिंसा जानवरों का गुण है। ध्यान रखना, यही वो चीज है जो मनुष्य और जानवर में अंतर करती है। एवरीबॉडी समझ में आ गया? जानवर और मनुष्य के बीच में अंतर क्या है? ये रहा अहिंसा। यही वो जानवर है, यानी कि वही जो इंसान है जो अहिंसा को अपनाता है। यस, ठीक है ना? क्योंकि अहिंसा ही लोगों में क्या करती है? प्रेम भाव उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। ठीक है ना? प्रेम भाव उत्पन्न करती है, और इसी से ही क्या होता है? एक सही और अच्छी व्यवस्था का विकास होता है। का विकास होता है जहां पर अहिंसा होगी। ठीक है ना? क्लियर हो गया? लेकिन यहीं पर गांधी कहते हैं, गांधी एक चीज और कहते हैं। गांधी कहते हैं कि हिंसा और कायरता में से अगर चुनना हो तो सोचिए, चुनाव करना हो तो वो हिंसा को चुनेंगे, हिंसा का चयन करेंगे, क्योंकि अहिंसा कायरों का विषय नहीं है। ध्यान रखना, इसका मतलब ध्यान रखना, अहिंसा कायरों का हथियार नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है हिंसा कायरों का हथियार है, कमजोरों का हथियार है, और मैं कायर नहीं हूं, ना मैं कमजोर हूं। ध्यान रखना, बात समझिएगा। लेकिन वो कहते हैं कायरता को चुनना हो तो टिपिकल, बोले नहीं चुनूंगा, मैं कायर नहीं हूं, तब मैं हिंसा चुनूंगा। क्यों? मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, यदि आपके घर में 2-3-4 बदमाश आ जाते हैं, आपके बहू बेटियों से क्या करते हैं? बदतमीजी करते हैं, तब आप क्या करेंगे? बताइए, प्रवचन दोगे, शांति से बात करोगे,
भाई एक बार समझा लिया, 2 बार समझा लिया, नहीं समझ में आया ना, तो उसके बाद गर्दन काटेंगे और साफ कर देंगे। इसीलिए गांधी जी 1942 में जब देखा कि अंग्रेज हमको अकेला छोड़ करके, हमको बुरी स्थिति में छोड़ करके, जापान के हाथों हमको बर्बाद करने के लिए छोड़ के जा रहे हैं, तब फिर उन्होंने हथियार उठा लिए कि भाई जापान के गुलाम हम नहीं रहेंगे। नहीं, इससे बेहतर है कि हम आज ही अपनी स्वतंत्रता ले लें, उसके लिए हम जिए या मरे। हम कायर नहीं हैं, ध्यान रखना। ओके, क्लियर हो गया? तो गांधी के अहिंसा समझ में आ गया। तो आप कहते हो ना कि उन्होंने सेना में भर्ती हुए, सेना में भर्ती करा रहे थे तो क्या वहां हिंसा हो रही थी? नहीं भाई, अगर बहुसंख्यक जनता के हितों की रक्षा करना हो, तानाशाह से बचाना हो, जर्मनी के तानाशाह, जर्मनी की व्यवस्था से दुनिया को बचाना हो, गुलामों को बचाना हो, गुलामी से बचाना हो, तो हम क्या करेंगे? फिर हम हिंसा को अपनाएंगे। ऐसा नहीं है गांधी जी सेना को संरक्षण नहीं दे रहे या सेना बनाने की बात नहीं कर रहे, नहीं, दुश्मन से रक्षा करना भी हमारा उतना ही कर्तव्य है, लेकिन सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। हम कायर नहीं है। एवरीबॉडी क्लियर हो गया? इसलिए उन्होंने हिंसा को अपनाया था। एक पॉइंट क्लियर। अब इसमें एक पॉइंट और भी है, और वो है गांधी जी का धर्म। धर्म के बारे में वो भी इनका सत्याग्रह का एक हिस्सा है। धर्म का मतलब क्या है? गांधी जी का धर्म का मतलब है सभी अच्छी बातों का संकलन। सभी अच्छी बातों का संकलन ही गांधी जी का धर्म है। यानी कि उनका धर्म है सामाजिक एकता, उनका धर्म है वर्ग विहीन समाज, ये उनका धर्म है। ध्यान रखना, उनका धर्म है एक तरीके से मान के चलिएगा राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि सब लोगों के साथ मिलकर के एक राष्ट्र का निर्माण। और राष्ट्र का निर्माण तो आप समझ ही गए हैं, सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? राष्ट्र के निर्माण के लिए ही तो कर रहे हैं। यही तो धर्म है, जहां पर कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, जिसकी जाति व्यवस्था कुछ भी हो अलग चीज है, लेकिन सब मिलजुल कर रहेंगे, सामूहिक भोज करेंगे, सब एक दूसरे के साथ करेंगे, जिसकी जैसी मर्जी हो फिर करिए, अपनी जाति व्यवस्था बनाए रखिए, वो अलग मुद्दा है। हिंसा और कायरता में विरोधाभास बहुत बड़ा विरोधाभास है बेटा, बहुत बड़ा विरोधाभास है हिंसा और कायरता में। हिंसा जो होती है उसमें हिंसा तो होती है, लेकिन कायर व्यक्ति कायर नहीं कर पाता। कायर व्यक्ति, अरे यार अपने बीवी बच्चों की रक्षा नहीं कर पा रहा, वो व्यक्ति कायर है। वो तुमको मरना चाहिए, मार देना चाहिए था, ठीक है ना? तो मैं कायर नहीं हूं उस कंडीशन में। कायर तो कायर लोगों का ही एक तरीके से होशियार हो सकता है, लेकिन मैं टिपिकल कायर नहीं बनूंगा कि मैं कुछ कर नहीं रहा। ध्यान रखना। तो ये इनकी सबसे बड़ी चीज है, यही रीजन है, और यही वजह है कि इसी के लिए ही वो गांधी जी, ध्यान रखना, इसी के लिए गांधी जी खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? खिलाफत आंदोलन का। जबकि खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन है, मुस्लिम वर्ग का आंदोलन है, लेकिन वो देश की एकता के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए वो इस मुद्दे को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि भाई इस्लाम भी तो हिंदुस्तान के लोगों का ही तो एक धर्म है। अगर उनके लोगों का समर्थन हम करते हैं तो इससे देश ही तो बनेगा। इसका मतलब वो गांधी जी सांप्रदायिक नहीं हो गए कि धर्म का हम समर्थन दे रहे हैं। भाई वो भी तो हमारे देश के एक हिस्सा है, हमारे देश का एक वर्ग है, उसका अपने ईश्वर को पूजने का तरीका अलग है। तो ऐसे मुद्दे में अगर हम उनका साथ देकर के उनको हम एक देश के नागरिक के तौर पर जोड़ सकते हैं तो समस्या क्या है? क्योंकि उनका धर्म वही है। बात समझ गए?
ये असली मकसद था। ये बताइए, आप लोगों को गांधी की विचारधारा, गांधी की चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? एवरीबॉडी, ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गया? ध्यान रखिएगा, उनका उद्देश्य धार्मिक आंदोलन खड़ा करना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना है। ध्यान रखना। और यहीं पर सोचिएगा, गांधी जी पहली बार इसी से, ध्यान रखने, राष्ट्रीय आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन में, ध्यान रखना, पहली बार राजनीतिक आंदोलन में या राष्ट्रीय आंदोलन में क्या करते हैं? धर्म को जोड़ते हैं। पहली बार धर्म के आधार पर भी उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर उनका धर्म जो है, धर्म के केवल नैतिक पक्ष पर बल दिया गया है। उन्होंने केवल किस पर बल दिया? कि धर्म की जो अच्छी बातें हैं केवल उस पर, कट्टरता पर नहीं। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? अब इसका मतलब क्या हुआ? जो अगला मुद्दा है गांधी जी के सामाजिक विचार, सामाजिक विचार जो मैंने बता दिया, सामाजिक एकता, वर्ग विहीन समाज, एक राष्ट्र का निर्माण, वो है उनका सामाजिक विचार। यानी कि समझ गए, एक राष्ट्र, एक वर्ग, एक समाज, जहां कोई भेदभाव ना हो, सब लोग मिलजुल करके रहें, वो उनका सामाजिक विचार है। ठीक है ना? आर्थिक विचार क्या है? जो मैंने आपको बताया था अभी, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, ग्राम स्वराज, वो उनका आर्थिक विचार है। ध्यान रखना। ओके, इसका मतलब आर्थिक संदर्भ में देखें तो मैं बता देता हूं, आर्थिक विचार जो है, आर्थिक विचार में है उनका ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भरता। ध्यान रखना, यानी कि हम कह सकते हैं स्वदेशी। ठीक, इसी स्वदेशी, इसी चीज के लिए ही वह, ध्यान रखना, भारतीय पूंजीपति वर्ग का साथ देते हैं। बोले कि अंग्रेजों को अगर यहां से भगाना है तो हमें अपने उद्योग धंधे विकसित करने पड़ेंगे। भारी पूंजीपति यानी कि भारतीय उद्योगों का विकास, यानी कि अपना स्वदेशी अर्थव्यवस्था। इसलिए कुछ लोग क्या कहते हैं कि गांधी जी जन आंदोलन, जनता को जोड़ करके, सोचिए, भारतीय पूंजीपति वर्ग को बड़ा समर्थन देते हैं, जमींदार लोग उनके मित्र हैं, बड़े बड़े पूंजीपति उनके मित्र हैं, इसलिए आम जनता को उनके खिलाफ विद्रोह नहीं करने देते, इसलिए वो श्रमिकों का आंदोलन नहीं करने देते। क्योंकि अगर अपने देश में जब स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी उद्योग विकसित हो रहे हो, ऐसे में किसानों को जमींदारों के खिलाफ, श्रमिकों को उद्योगपतियों के खिलाफ विद्रोह करने की अनुमति दे देंगे तो हमारा देश ही टूट जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, हमारा आंदोलन टूट जाएगा। क्योंकि हमें इन पूंजीपतियों का सहयोग भी चाहिए बड़े स्तर पर आंदोलन के लिए, और आम जनता का सहयोग भी चाहिए। इसलिए ग्राम स्वराज की बात करते हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों को विकास करने के लिए भी समर्थन देते हैं। बात समझ गए? नहीं, बात समझ गए? तो यहां पर आर्थिक विचार में एक तरफ ग्राम स्वराज यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आत्मनिर्भर होना, और दूसरी तरफ भारतीय उद्योगों का विकास। दोनों पर बल देते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, वह किसानों को जमींदारों के साथ क्या करते हैं? सहयोग करते हैं।
यानी कि इनके कर को कम करवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आंदोलन नहीं करने देते, ठीक ना। इसीलिए वो श्रमिक आंदोलन का समर्थन नहीं करते। बोले कि अगर श्रमिक आंदोलन कर देंगे तो फिर उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, और उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे तो समस्या बढ़ जाएगी। समस्या बढ़ जाएगी तो भारतीय जो उद्योग है वो बंद होंगे। फिर ऐसी कंडीशन में भी ब्रिटेन से जो माल आ रहा है वो बढ़ता चला जाएगा। ब्रिटेन के माल को यहां से हटाने के लिए अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे। इसीलिए वो पूंजीपतियों पर भी दबाव डालते हैं कि श्रमिकों को न्यूनतम सुविधाएं दी जाएं, और भारतीय श्रमिकों से भी कहते हैं कि तुम भाई हड़ताल मत करिए। दोनों को कोऑपरेट करके चलते हैं, ये उनका कंसेप्ट है। अब बता दीजिए, सामाजिक विचार, आर्थिक विचार, सारे विचार, ठीक है ना। अब बता दीजिए, और उनकी आलोचना के बिंदु। आलोचना के बिंदु मैंने बता दिए कि कुछ लोग कहते हैं कि वो पूंजीपतियों के समर्थक हैं। अब समझ में आ गया पूंजीपतियों के समर्थक क्यों हैं और कैसे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हिंसा का समर्थन करते हैं। मैंने बता दिया हिंसा का समर्थन करते हैं तो हिंसा का मतलब क्या है उनका। ये दो आलोचना के बिंदु हैं, एक हिंसा और पूंजीपति उद्योगपतियों के समर्थक होना, ये दो विचार हैं। अब बता दीजिए, यहां पर मैं गांधी के विचारों को खत्म कर रहा हूं। कल हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे, अफ्रीका से लेकर के पूरा आपके असहयोग आंदोलन तक, पूरा कंप्लीट। अब कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं है। क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं असहयोग आंदोलन वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि एक बार पढ़ लिया, अब कोई समस्या नहीं है। जो मैंने लिखाया है, जहां ध्यान रखें, एक एक चीज को प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीबॉडी, मैंने दोनों पक्ष आपको बता दिए हैं। अब सोचिएगा ये सारी चीजें किस लेवल पर आपको जरूरत है। अब बता दीजिए, इसके माध्यम से आप अंग्रेजों से आजादी प्राप्त कर सकते हैं या हिंसा के माध्यम से कर सकते हैं। अब इसकी तुलना चाहे भगत सिंह से करो, चाहे आप सुभाष चंद्र बोस से करो, जिससे चाहे उससे करो, आपकी इच्छा है। और जब देखोगे तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि आखिर है क्या, कौन सा रास्ता ज्यादा बेहतर है। गांधी और मार्क्स की यहां तुलना मत करो बेटा। मार्क्स बिल्कुल टिपिकल कम्युनिस्ट हैं और गांधी कम्युनिस्ट नहीं है। गांधी की अपनी विचारधारा बिल्कुल अलग है। और मैं आज सोचिए गांधी के दर्शन पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं गांधी के विचारों की बात कर रहा हूं। ओके, क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आ गया। तो आज यहीं क्लास रखी जाए, और आपके जो डाउट हैं प्लीज कल आप लोग ले सकते हो तो बेटर रहेगा। आप उनके बेटा मेंस के लिए हो या प्री के लिए क्या फर्क पड़ता है। और मेंस में लिखोगे तभी जब पॉइंट क्लियर होंगे। क्या मेंस की क्लास नहीं करनी है क्या नीलेश। मैं आपके जो डाउट्स हैं कल ले सकता हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आधा घंटा हम ज्यादा ले लेंगे आपके डाउट्स को, ठीक है ना। मैं गलत किसी को नहीं बता रहा बेटा सौरभ, मैं गलत किसी को नहीं बता रहा हूं। सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी अच्छी है, लेकिन ज्यादा बेहतर आइडियोलॉजी कौन सी है ये आपको डिसाइड करना है। बिल्कुल सब जगह आएंगे बेटा, सब जगह पे क्वेश्चन आएंगे। मैं कह रहा हूं ना कि मैं जिस दिन मॉडर्न इंडिया पढ़ा दूं उस दिन जाकर के पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देख लीजिए, और आने वाले क्वेश्चंस भी उठा के देख सकते हैं। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। यस, प्री प्लान स्ट्रेटजी, प्री प्लान स्ट्रेटजी, वो जानते हैं कि कब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। बेटा किसी भी तरह का ऐश्वर्या, किसी भी तरह क्वेश्चन इंटरव्यू में हो आप बता सकते हो। अब कुछ बचा ही नहीं है, गांधी से बाहर कुछ बचा नहीं है आपके एग्जाम के लिए। बाकी रिसर्च करने के लिए गांधी दुनिया भर में सबसे फेमस टॉपिक है। बेटा पीपीटी में ये पीडीएफ ये पूरी अवेलेबल है बेटा, ये
ये सारा का सारा है इसमें, मैं डेली भेजता हूं। राहुल ओझा बेटा डेली की डेली में भेज रहा हूं इसको, आपको इसमें नोट्स ऐड होकर के मिलेंगे और मिलते हैं, इसमें पूरा रहेगा ये। आपके पास जो क्रक्स भेजा गया वो अलग है और ये अलग भेजा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं रखे जाए, कल आप लोगों के डाउट भी लेंगे और सारी चीजें भी होंगी। हालांकि वैसे मैं कोशिश यही करता हूं आपके डाउट्स रहे नहीं, ठीक है ना। हेलो रंजीता, सोनाली, एवरीबॉडी, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।